हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस वन का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द ग्रेविटेशन। ओके, उसके पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखे। कैन यू रिकॉल में दिए हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो उस पर क्या होता है। तो सबसे पहले चीज़, अगर मैं एक पर्टिकुलर बॉल लूँ और उस पर फोर्स अप्लाई करूँ तो क्या होगा, उसका शेप साइज बदल जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स अप्लाई करो तो वो अपनी पोजीशन को बदल देगा। कोई ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो वो अपनी दिशा को बदल देगा, डायरेक्शन को बदल देगा, है ना। तो डायरेक्शन, पोजीशन, उसके बाद शेप, साइज, ये सभी इफेक्ट्स है फोर्स के। हम जानते हैं इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में बहुत सारे अलग अलग टाइप के फोर्स पड़े हैं। मस्कुलर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। टिल द टाइम हमें क्या पता है कि कोई भी चीज़ या फिर हम खुद खड़े हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। कोई भी चीज़ अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो फिर से वो नीचे आ जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारी इंफॉर्मेशन है। इसी के बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में हम डिटेल इस चैप्टर में सीखने वाले, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिजिक्स से बिलोंग करता है चैप्टर ये, जिसमें हम ग्रेविटेशन का कंसेप्ट क्या है, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, केपलर्स के लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल और एस्केप वेलोसिटी के कंसेप्ट देखने वाले हैं। आप जानते हो कि बचपन से हम एक स्टोरी सुनते आ रहा है कि एक एप्पल का एक ट्री था जहाँ एक छोटा बच्चा बैठा था और सडनली उसे एक एप्पल नीचे गिरते हुए दिखा और उसके माइंड में सवाल आ गया कि ये नीचे क्यों गिर रहा है। और फिर उसी ने ग्रेविटेशन का मीनिंग या फिर ग्रेविटेशन कंसेप्ट को डिस्कवर किया। यस, कोई और नहीं है, सर आइजैक न्यूटन, बराबर है ना। लेकिन सवाल केवल इतना नहीं था कि केवल वो नीचे क्यों गिरता है। सवाल ये भी था कि वो इंक्लाइन क्यों नहीं गिरता। गिरते समय नीचे अगर गिरना है तो वो टेढ़ा क्यों नहीं गिरता, हमेशा वो सीधा ही क्यों गिरता है ना। इस सभी क्वेश्चंस के आंसर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के माध्यम से मिले, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंसेप्ट के थ्रू पहचाना गया। टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दी है, आप देखोगे कि वहाँ एक ट्री दिया है, ट्री है, वहाँ से एक छोटा बच्चा भी बैठा है, न्यूटन की वो छोटी सी स्टोरी है। तो एप्पल नीचे गिर रहा है, स्ट्रेट गिरता है। तो वो स्ट्रेट जब गिरता है मतलब व्हाट, कि परपेंडिकुलर अलोंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एप्पल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस तरह से वो सीधा गिरता है, परपेंडिकुलर गिरता है। तो ये जो फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ड्यू टू द ग्रेविटेशन के कारण कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है। तो यहाँ केवल एप्पल नीचे गिरा, अगर उससे भी हाइटेड कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या भी वो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को, लॉ को ओबे करेगा, है ना। जैसे मून के ऊपर इसके ट्रीज के ऊपर जो एप्पल लगे उसके ऊपर भी बहुत सारे ये है, प्लैनेट्स है, मून है, नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, कॉमेट्स है। तो वो भी क्या अर्थ को, मतलब अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है क्या, या फिर वहाँ भी ग्रेविटेशन फोर्स है क्या। तो आंसर मिला यस। यूनिवर्स की कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक मेरे को अट्रैक्ट करती है। दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करता है, ये उसका कंक्लूजन मिला। ओके, उसके बाद जो दिया हुआ है कि फोर्स और मोशन के बारे में हम जानते हैं कि अनलेस एंड अनटिल हम फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है। और इसी के ही रिगार्डिंग हम लोगों ने बेसिक 9th स्टैंडर्ड में बेसिक 3 लॉज भी देखे थे स्टूडेंट्स, है ना। वो लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा था हम लोगों ने। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करूँ तो वो ये कहता है कि अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिलती नहीं है, मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे होती है। अगर डायरेक्शन भी बदलना है तो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरा जो लॉ था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के साथ में, जिसके थ्रू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था।
थर्ड ये देखा था हम लोगों ने, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, है ना। अगर मैं बॉल लूँ और बॉल को नीचे फेंकूँ, जितने स्पीड से मैं नीचे पुशअप करूँगा उतनी स्पीड से ऊपर आएगा, है ना। एक्शन और रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये तीनों जो लॉ हमने स्टडी किए, ये तीनों लॉज स्टडी मोशंस के ही बारे में थे, है ना। तो ये सभी न्यूटन सर आइजैक की ही ये देन थी। ग्रेट वो साइंटिस्ट थे जिनका जो जन्म था इंग्लैंड में हुआ था। लॉज ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन, थियरी ऑफ ग्रेविटी, ये सब लॉज उन्होंने डिस्कवर किए थे और ये प्रिंसिपिया नाम के बुक में अच्छे से उन्होंने डिस्कवर मतलब पब्लिश भी किए हैं। इनके पहले न्यूटन नाम के ये केपलर्स नाम के साइंटिस्ट हुए थे। केपलर्स ने बेसिक 3 लॉज भी बनाए रिगार्डिंग प्लैनेट के मोशन जो होते हैं ऑर्बिट्स में, उनके बारे में जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो क्यों घूमते हैं इसका आंसर नहीं दे पाए केपलर्स, लेकिन यस न्यूटन साइंटिस्ट ने वो भी आंसर्स दिए। हीट, लाइट, साउंड, मैथमेटिक्स, इसमें सब में उनका योगदान रहा है। नॉट ओनली दैट, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है कैलकुलस नाम की, वहाँ भी उनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक कंसेप्ट यहाँ दिया है स्टूडेंट्स। सेंट्रीपिटल एक छोटी सी एक्टिविटी है कि अगर मैं थ्रेड लूँ और उसको एक टर्मिनल को पत्थर बांधूँ और उसको सर्कुलर मोशन में इस तरह से घुमाऊँ, ठीक है, वो जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन रहेगी डेफिनेटली, राइट, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कब इंट्रोड्यूस होता है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं। सर्कुलर मोशन में हम उसे घुमाते हैं तो उस समय जो फोर्स एक्ट होता है परपेंडिकुलर टू द सर्कल, है ना, या फिर डायरेक्टर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल अगर बोलेंगे तो उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक मैं घुमा रहा हूँ तो वो गोल गोल घूम रहा है, लेकिन एक सडनली मैं उसको अगर छोड़ दूँ, रिलीज़ कर दूँ, तो क्या होगा, वो पत्थर गिरेगा, लेकिन वो सर्कुलर गिरेगा क्या, नहीं। जो पॉइंट पे हमने उसे छोड़ा है वहाँ से एक टेंजेंशियल पोजीशन में वो आगे जाके गिर जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ सेंट्रीपिटल में होती है। सेंट्रीपिटल का मीनिंग ही सेंट्रल सीकिंग होता है, मतलब सेंटर के तरफ गिरना कोई चीज़। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको हमेशा देखने को मिलता है। जो भी मोशंस है, सैटेलाइट जो घूमते हैं, आर्टिफिशियल हो नेचुरल सैटेलाइट हो, वो सैटेलाइट घूमते हैं अराउंड द अर्थ, अराउंड द प्लैनेट। तो यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और यह ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। नॉट ओनली दैट कि जैसे अर्थ के सराउंड में मून घूमता है, बराबर है, ये सब, या फिर सन के सराउंडिंग में भी अर्थ घूमती है। सोलर सिस्टम हम जानते हैं, है ना। तो वहाँ भी ये जो रोटेशन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए काम करेगा, ठीक है ना। आप जानते हो कि ये सब एग्जाम्पल जो है ये सभी ग्रेविटेशनल फोर्स के ही एग्जाम्पल्स है। जो समुद्र की जो लहरें होती है, आप जानते हो 24 आवर्स में 2 टाइम्स ये समुद्र की लहरें बढ़ती है, कम होती है। तो बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही होता है। सन और मून इनके बीच का ये रिएक्शंस, मतलब इनके बीच के ये फिनोमिना के कारण ये यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिक जो 3 लॉज है वो आज हम 3 लॉज देख लेंगे स्टूडेंट्स। 3 लॉज में केपलर साइंटिस्ट ने ये तीनों लॉज बनाए हुए हैं और तीनों लॉज आप जानते हो कि एस्ट्रोनॉट्स जो शुरुआत के गैलीलियो, उन्होंने टेलीस्कोप को ये किया है, डिस्कवर किया है। उसके पहले अगर इजीली प्लैनेट्स का, स्टार का स्टडी करना ये डिफ़िकल्ट था। तो केपलर साइंटिस्ट ने ये सब डाटा सिलेक्ट किया और कैसे प्लैनेट के सराउंड में वो घूमते हैं, मोशन ऑफ द प्लैनेट एक पर्टिकुलर लॉ से घूमते हुए उन्हें डिस्कवर किया और उन्होंने ही उसके ऊपर 3 बेसिक लॉज बनाए। केपलर्स के बारे में अगर बोलना है तो केपलर्स ये जर्मन साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने
उनकी टाइको ब्राहे, उनके जो गुरु जो थे उनके अंडर में वो काम करते थे, लेकिन सडनली 1601 में उनकी डेथ हो गई, तो पूरा काम उनका जो कंसेप्ट या फिर उनका काम वो संभालने लगे। और उन्हीं ने फिर प्लैनेट के जो मोशंस है उसके ऊपर केपलर्स के 3 लॉज बनाए, ठीक है। और फिर उन्हीं लॉज का इस्तेमाल करके न्यूटन ने न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बनाया। तो बेसिक 3 लॉज क्या है, तो आप जानते हो कि इलिप्स कैसे बनता है। अगर हम कोई कोन ले, आप मैथ्स में जानते हो फ्रस्टम, है ना, तो जैसे कोन है, कोन को आप अगर सीधा काटते हो तो फ्रस्टम बनता है, लेकिन उसी को ही आप कोन को ऊपर का जो एपेक्स का थोड़ा सा पोर्शन है उसके इंक्लाइंड पोर्शन में अगर काटते हो तो हमें इलिप्स बनता है। ओके, तो इलिप्स तो इलिप्स के ही बेस पे ये लॉज है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, कि जो प्लैनेट है, जिस प्लैनेट जो घूमता है वो ऑर्बिट के ऊपर घूमता है, ठीक है। तो वो ऑर्बिट इलिप्टिकल शेप की होती है, और उसमें जो सन जो है वो लाइक ऐसे फोकाई पॉइंट के ऊपर होता है। इलिप्स को आप जानते हो कि 2 फोका होता है ना, सिंगुलर में उसको फोकस कहा जाता है। तो फोकस के पोजीशन पे सन होता है, और जो प्लैनेट घूमते हैं ऑर्बिट में वो इलिप्टिकल शेप का होता है। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ, केपलर सेकंड लॉ, ये कहता है कि अगर डायग्राम आप देखोगे 1.4 में से समझेगा कि सन वहाँ क्या इलिप्टिकल पोजीशन है, इलिप्टिकल पोजीशन में ये सब प्लैनेट्स है, ए बी सी डी जो हमें दिख रहा है मान लीजिए वो प्लैनेट्स है, और सेंटर पे फोकस पे सन है, ठीक है। तो यहाँ पहला लॉ इसे देखने से ही पता चला कि ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट के ऊपर प्लैनेट है जो कि ऑर्बिटल शेप इलिप्टिकल शेप का है, और बीच में फोकस है, सन है। दूसरा लॉ कि सन और प्लैनेट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये लाइन को अगर ज्वाइन करते हैं तो दो सम स्वीप, उस समय क्या होगा, सन स्वीप्स द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उस समय वो जो एरिया है वो इक्वल रहेगा। जैसे ए प्लैनेट सपोज बी तक के जा रहा है, तो ये जो एरिया है जिसे हम मैथ्स में एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं, एरिया ऑफ ASB, ये एरिया अगर देखते हैं, और दूसरे पॉइंट पे अगर बोलते हैं कि प्लैनेट पे सी पे अगर कोई प्लैनेट है और वहाँ से वो डी तरफ जा रहा है, तो फिर से वो एरिया ऑफ सेक्टर मिल रहा है CSD, तो वो दोनों एरिया ऑफ सेक्टर वो इक्वल एरिया के होते हैं, ये उसका मीनिंग हुआ। तीसरा जो है कि न्यूटन मतलब केपलर्स थर्ड लॉ, वो ये कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशंस के ऊपर ये बेस्ड है। पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होता है कि एक प्लैनेट को एक कंप्लीट रोटेशन लेने के लिए जितना समय लगता है उसे पीरियड ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे अर्थ को 365 डेज लगते हैं, है ना, 1 साल लगता है। तो वो जो पीरियड ऑफ रोटेशन है उसका स्क्वायर वो हमेशा सन के सराउंडिंग में है क्या, सन के सराउंडिंग में कोई प्लैनेट को घूमने के लिए लगने वाला जो समय है, दैट इज द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है उनके क्यूब इतना होता है। तो अगर हम टी को बोले पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस और आर को बोले डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, तो क्या होगा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, है ना। वहाँ प्रोपोर्शनल साइन को अगर निकाल देते हैं तो मिलेगा आपको टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज द कांस्टेंट। तो ये तीनों लॉज जो है केपलर्स लॉ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू।